शादी का मंडप सजा हुआ था। गौरी के पिता रमेश की आंखों में आंसू थे। वो अपनी सर की पगड़ी उतारकर लड़के के कदमों में रखकर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहे थे। विशाल बेटा, मेरी बेटी से शादी करने को मना मत करो। मेरी गौरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब पिता पर रहम करो बेटा। अरे मैं आपकी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इसका रंग सांवला है। विशाल बेटा, इन्होंने हमें लड़की का फोटो गलत भेज दिया। उस फोटो में तो ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अरे फोटो में क्या पता चलता है। और वैसे भी जब मेरा विशाल बेटा इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलो बेटा, चलो यहाँ से। विशाल शादी तोड़कर बारात वापस लेकर चला जाता है। आज गौरी की शादी दहेज की वजह से नहीं बल्कि उसके सांवले रंग की वजह से टूट गई थी। गौरी के पिता ने गौरी की शादी के लिए अब गांव की सारी जमीन बेच दी ताकि उसकी शादी में कोई कमी ना आए। उसके पिता गौरी की खुशियां ही चाहते थे। रमेश गौरी का माँ और पिता दोनों थे। जब वो 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। रमेश ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। गौरी बिटिया, गौरी बिटिया, कहीं गौरी बिटिया ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया? गौरी बिटिया, कहाँ गई तुम? पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर लूंगी? मैं भी आपकी तरह मजबूत हूँ। बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी टूट गई तो उसकी वजह से मैं कुछ गलत कर लूंगी। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव में चलते हैं पिताजी। बेटा, गांव का वो घर तेरी माँ की याद दिलाता है, इसीलिए मैं तुझे लेकर शहर में आ गया था। लेकिन अब हम गांव में ही वापस चलेंगे। यहाँ अब शहर में हमारा कुछ नहीं रह गया है। गौरी अपने बूढ़े पिता के खातिर अपने आंसुओं को रोक लेती है और फिर वो वापस गांव में आ जाते हैं। गांव में रमेश फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप बैठो, मैं आपके लिए भी गरम गरम चाय बनाकर गौरी बिटिया, पहले से ही बहुत लेट हो गया हूँ और काम पर भी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज शाम को आकर चाय पी लूँगा। पिताजी, आज आप नहीं, मैं नाव चलाने जाऊंगी। और आपको पता ही है, मैं नाव आपसे भी अच्छी चला लेती हूँ। इसीलिए आज आप घर आराम करो और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। गौरी रमेश को आराम करने के लिए बोलकर नाव चलाने चली जाती है। लेकिन जब शाम को गौरी यात्रियों को छोड़कर वापस आ रही थी तभी देख अरे कोई बचाओ मेरे दोस्त को, डूब जाएगा वो। अरे, ये बचाओ। तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। गौरी फिर उस लड़के को बचाकर पानी से बाहर ले आती है, लेकिन उसको देखकर एकदम चौंक जाती है। अरे, ये तो विशाल है, लेकिन ये यहाँ पर। हम दोनों यहाँ घूमने आए थे। ये अचानक से फिसल गया और इसको तैरना भी नहीं आता। तुमने इसको बचाकर बहुत बड़ी सहायता की है हमारी। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। गौरी बिटिया, ये वही विशाल है जो तुझे भरे मंडप पे छोड़कर भाग गया था। जैसे ही इसे होश आए इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे देखकर दुखी हो और तुम्हारे पहले के जख्म ताजा हो जाए। विशाल को भी होश आ जाता है। वो गौरी और उसके पिता को देखकर एकदम से चौंक जाता है। अरे विशाल, तुम ठीक हो? तुम्हें पता है इन्होंने ही आज तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। विशाल 2 कदम ही आगे चलता है कि वो अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगता है। देखिए, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको ठीक होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। आपके सर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से आपको चोट आई थी। आप यहाँ पर रहिए, 2 दिन आराम कीजिए और आपके यहाँ रहने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। गौरी बिटिया, तूने इनको यहाँ क्यों रोक लिया? तू जानती है, तू जितना विशाल को देखेगी उतना ही उसे तुझे दुख होगा। बाबा, आप ही तो कहते हो मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी विशाल के जख्म ताजे हैं, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं उसको नहीं रोकूंगी। गौरी का स्वभाव और सेवा भाव देखकर विशाल बहुत शर्मिंदा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने उसके सांवले रंग की वजह से उसे मंडप में छोड़कर चला गया था। लेकिन वही गौरी आज उसकी इतनी मदद कर रही है। विशाल को 2 दिन हो जाते हैं। विशाल, गौरी तो बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मेरी बात मान, तो अभी भी वक्त है। तू उसको शादी के लिए अभी भी मना सकता है। मना ले मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। अब किस मुंह से माफी मांगू मैं इन लोगों से? विशाल अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि अचानक से रमेश की तबीयत बिगड़ जाती है।
क्या हुआ बाबा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। गौरी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए आपके पिताजी का दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, इसीलिए आप अपने पिताजी को शहर में ले जाइए। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगी और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। कार्तिक तू जल्दी एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही गौरी और उसके पिता को शहर लेकर जाएंगे। विशाल फिर गौरी और उसके पिता को लेकर बड़े हॉस्पिटल में जाता है। रमेश को एडमिट कर लिया जाता है और इलाज चलते हुए उसकी तबीयत में सुधार भी आ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पिताजी का समय से ऑपरेशन हो गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस हम उन्हें कुछ दिन और रखेंगे, उसके बाद हम उन्हें छुट्टी दे देंगे। चिंता मत करो गौरी, अब तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। चुप हो जाओ, आंसू पूछ लो अपने। रमेश को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती विशाल बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया है वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा आप ठीक हो गए, इससे बड़ा प्रायश्चित मेरे लिए क्या होगा। अभी एक प्रायश्चित और है, एक प्रायश्चित और करना है बाबा। जो भूल मैंने बहुत दिन पहले की थी, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं आपसे गौरी का हाथ मांगता हूँ और मुझे पता है गौरी से अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। गौरी मुझसे शादी करोगी? हे प्रभु, तूने मेरी गौरी की जिंदगी में खुशियाँ भर दी, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। फिर विशाल गौरी से शादी कर लेता है और गौरी का जीवन अब बहुत खुशियों से भर जाता है।